एवरीवन, वेलकम टू जेवी सर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। साइंस में 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो क्लास 10th का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है जो कि सेकेंड टर्म में हमको पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पावर क्या होता है, और किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमको चार्ज का बेसिक पता होना चाहिए कि व्हाट इज चार्ज, क्योंकि चार्ज एक ऐसा बेसिक पार्टिकल्स होता है जो कि किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑल पॉइंट्स वन बाय वन। ओके, तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैसे कि हम लोग अगर एक कॉम्ब है जिसको कंघी बोलते हैं, एक कॉम्ब को अगर हम छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स के पास ले जाते हैं, डस्ट पार्टिकल या छोटे छोटे पेपर के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो कॉम्ब किसी भी तरीके से उसको अट्रैक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर उसी कॉम्ब को हम अपने ड्राई हेयर से रब कर दें, इस तरीके से रब कर दें, और आफ्टर रब करने के बाद अगर उसको हम टीनी पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल के पास ले जाते हैं तो वह कॉम्ब उन टीनी पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि कॉम्ब हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। कॉम्ब पे कुछ चार्ज आ गया जिसके कारण वह टीनी पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम एक ग्लास रॉड ले लें, कांच की छड़ जिसको बोलते हैं, कांच की छड़, ग्लास रॉड, अगर एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के पास ले जाएं, सिल्क मतलब रेशम का टुकड़ा, तो अगर एक दूसरे के पास हम ले जाते हैं तो इनके बीच किसी भी प्रकार का कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो आफ्टर रगड़ने के बाद क्या होता है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है। और प्रैक्टिकली यह कन्वेंशन में माना गया है कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जिसके कारण इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, आकर्षण बल लगता है। उसी प्रकार से अगर एक एबोनाइट की रॉड है, अगर एक एबोनाइट रॉड को वूलन क्लॉथ्स मीन्स ऊनी कपड़ा, अगर उसके पास हम लोग ले जाते हैं तो बिफोर रबिंग, बिना रगड़ने से पहले इनके बीच भी कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे इनको रब करते हैं, इनके बीच जब फ्रिक्शन वर्क करता है तो दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, दोनों चार्ज हो जाते हैं, और आफ्टर इलेक्ट्रीफाइड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि एबोनाइट की रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और वूलन क्लॉथ्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने 2 टर्म बोला। एक तो मैंने बोला कि जब इनके बीच कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी घर्षण नहीं होता है, तो यह न्यूट्रल होते हैं। अब देखो यहाँ न्यूट्रल का मतलब समझो कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एटम या कोई भी मैटर न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या होगा। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट है या कोई भी सब्सटेंस है तो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह समझो कि कोई भी सब्सटेंस है तो किससे बना होता है, स्मॉल टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। और यह भी स्मॉल टीनी पार्टिकल और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। सब्सटेंस मिलके बना होता है स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, और वो स्मॉल टीनी पार्टिकल्स मिलके बना होता है मॉलिक्यूल से। और यह मॉलिक्यूल भी डिवाइडेबल होता है, इसको भी डिवाइड किया जा सकता है, और यह मॉलिक्यूल्स बना हुआ होता है एटम से।
ठीक है। और एटम भी फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, और उस फंडामेंटल पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि कोई भी एटम, कोई भी सब्सटेंस बहुत ही स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और दैट टीनी पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर कोई भी एटम की अगर हम बात करें तो किसी भी एटम में दो पार्ट होता है। अगर एक एटम को ले लें तो किसी भी एटम में दो पार्ट होता है। एक इसका सेंट्रल भाग होता है, एक इसका सेंट्रल भाग होता है जिसको कि बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और एक इसके चारों ओर का स्पेस होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। एक्स्ट्रा स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो इस न्यूक्लियस में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक, इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ। अगर देखो किसी भी एटम में, किसी भी सब्सटेंस के किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, उस केस में हमारा एटम न्यूट्रल कहलाएगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो उस केस में क्या कहलाएगा, हमारा एटम न्यूट्रल कहलाएगा। लेकिन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर नहीं होगा तो उस केस में कहा जाएगा कि हमारा एटम या सब्सटेंस इलेक्ट्रिफाइड है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है या तो उस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक बेसिक चीज मैं और बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं ई माइनस से, प्रोटॉन को हम लोग दिखाते हैं ई प्लस या पी से, और न्यूट्रॉन को एन से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अगर किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, उस कंडीशन में द एटम इज सेड टू बी इन न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में जब इनको रब नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जैसे इनको रब किया जाता है, दे गेट इलेक्ट्रिफाइड एंड इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो ग्लास हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमारा चार्ज दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। चार्ज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज, एंड दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, माइनस। ठीक है, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है, देखो सेम टाइप के चार्ज के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है। यानी कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो इनके बीच हमेशा रिपल्सन होगा, हमेशा रिपल्सन होगा। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच, नेगेटिव नेगेटिव के बीच, नेगेटिव के बीच रिपल्सन होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा। इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यानी कि सेम टाइप के चार्ज के बीच रिपल्सन होता है। यानी कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो, अगर एक सब्सटेंस हम लेते हैं, एक कोई भी मटेरियल लेते हैं, कोई सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स
भरे हुए हैं इसमें, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैटर या सब्सटेंस है तो उसका बेसिक पार्टिकल जो कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। और चार्ज किससे मिलकर बना हुआ होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो अगर इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ई है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ई है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन है, तो इस पर चार्ज होता है Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। वेयर Q चार्ज, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, जिसका वैल्यू 1 2 3 4 एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। और E को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे कि कोई कंडक्टर है, उसमें 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करिए। जैसे देखो अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्किट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये कोई सर्किट है जिसमें कि 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हमको बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो सिंपल सा बेसिक फार्मूला हम लोग लगाएंगे, Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q का वैल्यू क्या दे रखा है? 1 कूलम, और E का वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है N की वैल्यू, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। Q का वैल्यू 1 कूलम एंड E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 16। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और एक पावर को यहाँ से रिड्यूस कर दिया, तो ये हो गया 100। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 6.25। देखो 16 है, 16 से 100 में डिवाइड करोगे तो 6 बार जाएगा, 4 बचेगा, फिर 2 8, फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻18। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर में, किसी भी सबस्टेंस में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हो रहे हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। तो हम लोगों ने क्या देखा? चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, और इस पर बेस्ड हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा Q इज इक्वल टू एन। तो इस तरीके से अगर किसी भी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट आता है तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजिली। ओके, अब हम लोग देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर किसे बोलते हैं और इंसुलेटर किसे बोलते हैं। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक मटेरियल में, हर एक सबस्टेंस में करंट नहीं फ्लो हो सकता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो करंट फ्लो होने का बहुत ही अपोज करते हैं, और इसमें बहुत ही रेयरली करंट फ्लो होता है या बिल्कुल नहीं फ्लो होता है। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें करंट बहुत ही ईजिली फ्लो हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट वी कैन क्लासीफाई द मटीरियल्स इनटू 2 पार्ट्स। कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं। तो एक होता है हमारा कंडक्टर एंड दूसरा होता है हमारा इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है? दैट substance in which current can flow easily, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें करंट इजीली फ्लो हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर। तो कंडक्टर में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा एलॉय, ठीक।
मेटेलिक कंडक्टर में क्या क्या होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, दीज आर मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है। और एलॉय में क्या क्या हो गया, जैसे मैग्नीन हो गया, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें कि करंट इजीली फ्लो कर सकती है। मेटालिक कंडक्टर भी हो सकता है, एलॉय भी हो सकता है, लिक्विड कंडक्टर भी हो सकता है। तो अभी हमको 10th क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग 12th में जाएंगे तो बहुत ही डिटेल में सारे टॉपिक्स को हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। तो एलॉय में होता है मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम। इंसुलेटर की बात करें तो दैट सब्सटेंस in which current cannot flow। इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें करंट नहीं फ्लो हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि हमारा ग्लास हो गया, एबोनाइट रॉड हो गया, ठीक है, वुड हो गया, यानी कि ऐसे सब्सटेंस इसमें करंट इजीली फ्लो नहीं हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटर। तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, फिर देखेंगे हम लोग करंट। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग समझते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ये बाहर की ओर निकलती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटर करती हैं इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे कोई Q पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा रीजन होता है जिसमें दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो यह अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ऐसे इसको समझो ना, जैसे देखो कोई मैग्नेट होता है तो कोई मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्यों अट्रैक्ट कर लेता है, या किसी आयरन मटेरियल को क्यों अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि इस मैग्नेट के चारों ओर का एक रीजन बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में, उस रीजन में अगर कोई दूसरा आयरन मटेरियल्स या मैग्नेटिक मटेरियल्स आता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो जब मैग्नेटिक मटेरियल के कारण होता है, मैग्नेट के कारण होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही जब किसी चार्ज के कारण कोई फील्ड क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल चार्ज Q है तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब सपोज करो कि यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज Q0 है, दूसरा चार्ज Q0 है, और इस Q0 को क्या कर रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट से हम इस Q चार्ज को क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से इस Q0 चार्ज को इस प्लस Q चार्ज के रीजन में ला रहे हैं। तो क्या हमको इस Q0 चार्ज को इसके रीजन में लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब यह पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास आने की कोशिश करेगा तो इनके बीच एक रिपल्सन का फोर्स वर्क करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन हमको क्या करना होगा, इसको जब हमें आगे लाना होगा तो इस चार्ज पे क्या करना होगा, वर्क डन करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसके अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ेगा। और वही यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से
किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब सपोज करो कि हम इनफाइनाइट से, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, इनफाइनाइट से क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में हमको वर्क करना पड़ेगा, यानी कि W हमको वर्क करना पड़ रहा है। ऐसे समझो कि क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लाने में W वर्क करना पड़ रहा है फॉर क्यू नॉट चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट ए तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन फॉर 1 कूलम चार्ज एट पॉइंट ए, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, देखो क्यू नॉट चार्ज को लाने में W वर्क करना पड़ रहा है, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा W अपॉन क्यू नॉट, और यही W अपॉन क्यू नॉट कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। यानी कि किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका यूनिट हम लोग देखें क्या होगा। यूनिट, अगर यूनिट की हम लोग बात करें तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम, यानी कि पोटेंशियल का यूनिट हो गया जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट ये भी है। देखो पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा। अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब हुआ कि डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब सपोज करो इस क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट ए पर लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा? W वर्क करना पड़ा। अब बताओ अगर इसी क्यू नॉट चार्ज को हमें पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक लाना हो, यानी कि इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे ला देना हो, क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट बी पे लाना हो, तो पहले से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या कम वर्क करना पड़ेगा? पहले से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना ही इसके हम लोग पास आएंगे, इसके फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट हमको उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी कि जितना ज़्यादा हमको वर्क करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा? पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए? यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? VA है। यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं पोटेंशियल एट ए VA। और अगर इसी क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने में अगर हमको वर्क करना पड़े और उसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल VB हो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं VB इज ग्रेटर देन VA। VB इज ग्रेटर देन VA। ठीक है, VB का वैल्यू क्या होगा? VA से ज़्यादा होगा। और अगर पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में चार्ज को वर्क करना पड़ा, हम मान लेते हैं W0। चलो W0 हम ले लेते हैं। W0 वर्क करना पड़ा, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू W0 अपॉन Q0। ठीक है, देखो मैंने W यहाँ पर ले लिया था, इसलिए मैंने इसको W0 ले लिया है, कोई ऐसा कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट A से पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA W0 अपॉन Q0, यानी कि पॉइंट A से पॉइंट B तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन हुआ, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है? इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी बिंदु तक लाने में, किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होता है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। और इन द केस ऑफ चार्ज, इस केस में VB माइनस VA इज इक्वल टू W0 अपॉन Q0। तो VB क्या है? हाइयर पोटेंशियल पे है, और VA क्या है? लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग यूनिट की बात करें, तो इसका भी यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम।
जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू एट 128 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है चार्ज का वैल्यू यानी कि Q का वैल्यू दिया है 2 कूलम, एंड यहाँ पे हमको दिया है पोटेंशियल, यानी कि हम इसको ले सकते हैं VA इज इक्वल टू 118 वोल्ट एंड VB इज इक्वल टू 128 वोल्ट। यानी कि इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक चार्ज है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट A है एंड यहाँ पे पॉइंट B है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई चार्ज रहा होगा जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को ले जाया जा रहा है। तो 2 कूलम का चार्ज है, पहले पॉइंट A पर है, तो A पर इसका पोटेंशियल VA दिया हुआ है 118 वोल्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है VB इज इक्वल टू 128 वोल्ट। तो A से B तक अगर 2 माइक्रोकूलम चार्ज को ले जा रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, सिंपल से फॉर्मूला अभी हम लोग देखे हैं, VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, तो सबका वैल्यू पुट कर दो। VB का वैल्यू कितना है 128, VA 118 इज इक्वल टू W का वैल्यू हमें फाइंड करना है, W अपॉन Q का वैल्यू 2 कूलम। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 10, ठीक है, और यहाँ पर W अपॉन 2, तो सिंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू 20 जूल। ठीक है, यानी कि 2 कूलम चार्ज को 118 वोल्ट पोटेंशियल से 128 वोल्ट पोटेंशियल तक ले जाने में हमको 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो वोल्ट, इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट हम लोग करते हैं वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। यानी कि अगर देखो, अगर इस तरीके से कोई सर्किट दिया हुआ हो, इस तरीके से कोई सर्किट दिया हुआ और इसमें करंट I फ्लो हो रही है, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, एंड इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना हो तो क्या करेंगे, जिस एलिमेंट के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है, वोल्ट मीटर को उसके अक्रॉस में लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, यानी कि जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है उसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। आई होप क्लियर होगा। तो वोल्ट मीटर का क्या स्पेसिफिकेशन होता है, वोल्ट मीटर हैव हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई इसलिए होता है क्योंकि इसमें मिनिमम करंट पास हो सके और पूरा इसमें कोई भी ड्रॉप ना हो और पूरा का पूरा वोल्टेज जो इसके क्रॉस है इसके थ्रू मेजर किया जा सके। ओके, तो किसी भी वोल्ट मीटर को हम लोग जिस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना होता है उसके पैरेलल में लगाते हैं। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे सिंबल्स, सर्किट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंबल क्या होते हैं और सर्किट डायग्राम क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ। इस तरीके से कंटिन्यू करके हम लोग हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।